आज हम लोग आरआरबी के लिए सीरीज रेजोनेंस की चर्चा करेंगे। आगे इसे क्वेश्चन कितना आता है, क्या आता है। देखो पूरा रेजोनेंस का जो टॉपिक है उसे यदि बात करो तो पूरा रेजोनेंस आपको रेजोनेंस टोटल रेजोनेंस से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स। रेजोनेंस में बहुत कुछ पढ़ना है बाबू। आज हम लोग रेजोनेंस के बारे में केवल चर्चा करेंगे। रेजोनेंस है क्या एंड ये कितने टाइप का होता है। तो रेजोनेंस जो होता है ये दो टाइप का होता है, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। सीरीज और पैरेलल कहने का मतलब है कि ये सीरीज जो है ये RLC का है, ये भी RLC का सिंबल का है। तो इसी के बारे में चर्चा करना होगा और बहुत इम्पोर्टेंट भी है आरआरबी के लिए भी और एसएससी के लिए भी। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सीरीज रेजोनेंस के बारे में। इसके कौन से सीरीज रेजोनेंस के बारे में टॉपिक है, सीरीज रेजोनेंस। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आरएलसी। अब ये रेजोनेंस होता है सबसे फर्स्ट। आखिर इस चैप्टर का इतना इम्पोर्टेंस क्या है ना, इस चैप्टर में इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया इस चीज को, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे सीरीज रेजोनेंस के। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज रेजोनेंस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे पैरेलल रेजोनेंस। आज हम लोग सीरीज रेजोनेंस देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग पैरेलल रेजोनेंस। तो सीरीज रेजोनेंस में सबसे फर्स्ट कि रेजोनेंस है क्या। रेजोनेंस है कि यहाँ हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट हम लोग फाइंड करते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट फाइंड करते हैं, ये हम लोग का रेजोनेंस है। एट एक फ्रीक्वेंसी होता है जिसको हम लोग यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कि एक फ्रीक्वेंसी पे हम लोग मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं वोल्टेज या करंट का। लेकिन दूसरा कंडीशन है एट यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर दोस्तों थोड़ा सा पावर फैक्टर के बारे में मैं जानकारी दूँ आपको। पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, पावर फैक्टर यूनिटी पावर फैक्टर दैट मींस cos phi इक्वल टू 1। अब ये cos phi इक्वल टू 1 कैसे होगा, यदि हम इम्पीडेंस डायग्राम बनाया जाए आरएलसी का तो हम आपको दिखाते हैं। ये हमारा x का टर्म हो गया, ये हमारा r का और ये हमारा z का। अब cos phi इक्वल टू क्या होगा, तो cos phi इक्वल टू होगा हमारा परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब r अपॉन z। अच्छा ये 1 कब होगा, तो when r upon z equal to 1, that means r equal to z, मतलब z equal to 1 तब ना कट होगा, कटेगा। तो दोस्तों r equal to z, ध्यान देना हम लोग जो चर्चा कर रहे थे ये हमारा सीरीज रेजोनेंस का अभी चर्चा कर रहे हैं। सीरीज रेजोनेंस में अभी देखना हम आपको थोड़ा स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि सीरीज रेजोनेंस में हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट एट फ्रीक्वेंसी एट यूनिट पावर फैक्टर।
cos फाइव इक्वल टू 1, cos फाइव इक्वल टू आर अपॉन जेड होता है, चूंकि क्योंकि इसको हम लोग इम्पीडेंस डायग्राम बोलते हैं, इम्पीडेंस फेयर डायग्राम, ये हमारा जो रिजल्टेंट दिखाता है, ये हमारा रिएक्टेंस है और ये हमारा रेजिस्टेंस। बाबू इसके लिए जानने के लिए आपको मेरे आरएलसी वाले टॉपिक पे जाना होगा, देखिए आरआरबीजेई के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अब हमारे पास हम लोग को डेफिनेशन पता चल गया, इम्पीडेंस से हम लोग को ये पता चल गया कि आर इक्वल टू जेड का कंडीशन बनना चाहिए, तभी जा करके हमारा क्या होगा, आपका रेजोनेंस कंडीशन आने वाला है। तो मीन्स यूनिटी पावर फैक्टर पे हम लोग को करंट फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है और एक फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना है। मान लीजिए कि हम लोग सीरीज रेजोनेंस की यदि बात करें, सीरीज रेजोनेंस में आर, एल और सी, ये तीनों जो होता है, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, ये हमारा कैसा होगा, सीरीज में होगा। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, ये हमारा सीरीज में है और एक सप्लाई इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम लोग यहाँ देते हैं, तो ये वैल्यू आर, एल और सी। अब देखो तो सीरीज सी बात है कि वोल्टेज यहाँ ड्रॉप करेगा वी आर, वी एल और वी सी, वोल्टेज डिवाइड होगा किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो आर, एल और सी, ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है, ये इसी को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, आर एल सी। तो अब यहाँ रेजोनेंस का कंडीशन देखना है कि रेजोनेंस का कंडीशन किस तरह से आएगा, रेजोनेंस होता क्या है। तो देखो यहाँ यदि हम लोग V की बात करें तो ये होता है I इंटू जेड। जेड बाबू थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, जेड इक्वल टू हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इसका यूनिट होता है, यूनिट जो होता है इसका होता है ओम, सेम ओम, ठीक है। इम्पीडेंस का यदि फॉर्मूला देखा जाए तो दो फॉर्म आता है, पोलर फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म में। यदि रेक्टेंगुलर फॉर्म में देखा जाए तो आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म का है। या जेड इक्वल टू, और जेड इक्वल टू अंडर रूट, दैट इज पोलर फॉर्म, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर एंगल, ये टोटल रिजल्टेंट हो गया एंगल टेन इनवर्स, एंगल टेन इनवर्स। मैं थोड़ा इसको साफ से लिख दूँ, इधर थोड़ा जगह का स्पेस थोड़ा सा नहीं बन पा रहा इधर, ठीक है। दैट मीन्स जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर एंगल टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी बटे, ये पोलर फॉर्म में होता है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है दोस्तों। ये जेड का वैल्यू, दो टर्म आ गया हमारे पास। अब देखो यदि हम लोग जेड इक्वल टू, अभी हम लोग यूनिटी की बात कर रहे हैं, जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर की बात करें तो एट यूनिटी पावर फैक्टर में क्या हो जाएगा हमारा, यूनिटी पावर फैक्टर का कंडीशन क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू आर होना चाहिए। और यदि जेड इक्वल टू आर होगा तो इस समय एट दैट टाइम एक्सएल इक्वल टू एक्सी, ये दो कंडीशन है जो कि रेजोनेंस के लिए फाइनल किया गया है कि जेड इक्वल टू आर हो जाएगा और एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा। तो इस समय हमारा जो है ये रेजोनेंस का कंडीशन हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन इसको। और ये जो है
ये फ्रीक्वेंसी यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब ये फ्रीक्वेंसी फाइंड करने की जब हम लोग बात कर रहे हैं बाबू, तो ये देखना थोड़ा सा हम आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रेजोनेंस होता क्या है एक्चुअली। देखिए रेजोनेंस की यदि हम लोग बात करें तो चूंकि एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, और यदि हम लोग डायग्राम ले लें, रेजोनेंस डायग्राम यदि बात करें हम लोग, है ना, है ना, तो ये देखिए, तो यहाँ हम लोग को क्या फाइंड करना है कि डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी किसके लिए, मैक्सिमम करंट वी फाइंड अ फ्रीक्वेंसी फॉर ऑब्टेन वोल्टेज एंड करंट, फॉर वोल्टेज एंड करंट। तो सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं कि एक्सएल इज इक्वल टू, तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, है ना, दैट मींस इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ। यदि इस रिएक्टेंस डायग्राम को ड्रॉ किया जाए, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस डायग्राम, यहीं से फाइंड होता है एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो यदि एफ इंक्रीज हुआ, फ्रीक्वेंसी यदि इंक्रीज करोगे तो रिएक्टेंस भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी यदि डिक्रीज करोगे तो रिएक्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। देखिए रेजोनेंस होता क्या, मेन यहीं से आता है इसका कंडीशन। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दोनों का जो ग्राफ होगा, फ्रीक्वेंसी और एक्सएल का ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एक्सएल रिएक्टेंस, दैट मींस लीनियर, लीनियर ग्राफ, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर ग्राफ। ये हम लोग का लीनियर ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो, यदि ये लीनियर ग्राफ यहाँ से हम लोग को प्रिडिक्ट हो रहा है किसका, एक्सएल और एफ का, तो इसका नाम हम लोग यहाँ दे देते हैं कि रिलेशन बिटवीन एक्सएल एंड एफ, यही था टॉपिक ये। तो इस तरह का ग्राफ हमारा शो हो रहा है। अब देखो, तो हम लोग को ये भी कंसेप्ट पता चलना चाहिए क्या कि ये ग्राफ है क्या, ग्राफ से हम लोग करते क्या, ग्राफ ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, यदि हम लोग सेकेंड ले लिया जाए, सेकेंड ले लिया जाए कि द रिलेशन बिटवीन एक्सी एंड एफ की बात करें, दूसरा कंपोनेंट जो हमारे हाथ में है, तो चूंकि एक्सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, तो डेट मीन्स यहाँ रिलेशन कैसा हो रहा है, एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f, इफ f will increases then x will decreases। और ये कैसा शो होगा, यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये कैसा शो होगा, तो ये देखो, इसको हम लोग हाफ हाइपरबोला से शो करते हैं, एक्सी और एफ, एफ, तो ये अब देखो एक्सी घटेगा, मान लो एक्सी घटा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा, एक्सी घटा फ्रीक्वेंसी बढ़ा, एक्सी घटा फ्रीक्वेंसी बढ़ा, जीरो तो होना नहीं है क्योंकि एसी सर्किट है, तो जीरो तो नहीं होगा, ये एक तरफ से जाकर के ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन एक्सी एंड एफ, तो अभी हम लोग के पास दो पैरामीटर्स हैं, एक है एक्सएल और एक है एक्सी। अब इस दोनों ग्राफ को हम लोग देखते हैं कि इक्वल किस पॉइंट पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है इक्वल, और किस पार्ट में जा रहा है, किस तरह से हम लोग इसको शो कर सकते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कब हो रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग इस दोनों ग्राफ को एक साथ लेंगे,
इस वीडियो में हम आपको पूरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन पूरा ब्रीफली कर रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट चाहिए हम लोग को, ये भी डायग्राम सब कोई मतलब नहीं है। जो डायग्राम अभी बनने वाला है वो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब देखो, तो हमारे पास दो डायग्राम है। दो डायग्राम है। फर्स्ट है, देखो हमारे पास एक है एक्सेल और फ्रीक्वेंसी का, और एक है एक्सी और फ्रीक्वेंसी का। तो अब इस दोनों को देखा जाए, ये कैसा है, ये लीनियर ग्राफ दिखा रहा था और ये कैसा दिखा रहा था, हाफ हाइपर बोला, ये हाफ हाइपर बोला है। तो यहाँ हम आपको कंडीशन भी लिख देते हैं, थोड़ा सा आपको फिर से याद रहेगा। एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ और एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। ठीक, अब इस दोनों ग्राफ को यदि एक साथ रिएक्टेंस डायग्राम बनाया जाए, एक रिएक्टेंस डायग्राम बनाया जाए, लेकिन ध्यान देना, यदि इस दोनों को एक साथ देखा जाए तो ये हमारा, मान लो कि ये हमारा फ्रीक्वेंसी का हो गया एक्सिस, और ये हमारा एक्स का हो गया। एक्सएल और एक्सी दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक जो है, जो एक्सएल जाने वाला है वो कहाँ होगा, लीनियर, इसको और कर ले लेते हैं बड़ा, ये हमारा लीनियर होगा, सॉरी ठीक, ये हमारा मान लो ये लीनियर। तो ये हमारा क्या दिखा रहा है, एक्स एक्स एल का ग्राफ आ गया, नहीं ये कट गया एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ यदि एक्सी की बात करें तो एक्सी का कैसा था टर्म, यही था हमारा एक्सी का, हमारा यही है, ये ये हमारा कौन सा हो गया, कौन सा हो गया, ये हमारा एक्सी और ये हमारा एक्सएल। तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। देखो इस पॉइंट पे दोनों बराबर हो गया, इस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, इसी को हम लोग बोलते हैं। इसी कंडीशन पे क्या आ जाएगा, रेजोनेंस पॉइंट, रेजोनेंस पॉइंट, एकदम ध्यान से देखना, यही। तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी, यहाँ क्या हो गया, दोनों बराबर, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। मतलब इस समय जो हमारा पावर फैक्टर होगा, इस समय जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो हमारा कैसा होगा, यूनिटी, है ना। इस समय हमारा जो पावर फैक्टर होगा इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट को P बोल रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे एट पॉइंट P एक्सएल एक्सएल इक्वल टू एक्सी, फाइन हो गया। दैट मीन्स एट यूनिटी पावर फैक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस डायग्राम। कौन सा डायग्राम बोल दिए इसको, रिएक्टेंस। बस इस पर ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको कर सकते हो। अब ये देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी था आप लोगों के लिए, और बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट भी है जो मैंने आपको बताया, जो डिस्कस किया है ना। तो अब देखिए, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से एक और बात करना चाह रहे हैं आपसे
फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं, है ना। कि सर ठीक है, ये तो हो ही गया, ये इम्पीडेंस डायग्राम हो गया, तो अब यहाँ से हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए अच्छा, ये कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा? वो फ्रीक्वेंसी जिसपे हम लोग को क्या निकालना है, जिसपे हम लोग को वोल्टेज और करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो आगे लेकर के हम लोग आपको चलते हैं इसी चीज में, इसी थ्योरी में, इसी कॉन्सेप्ट में सब कुछ लेकर के चलेंगे। तो देखिए होता क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इसको मिटाते हैं हम। अब हम लोग को करना क्या है, ये हम लोग एक रिएक्टेंस डायग्राम देख लिए, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं। अब है कि तो ये रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में हम लोग को मिला है, किसके किसके बीच मिला, फ्रीक्वेंसी और, यस सही है, फ्रीक्वेंसी और, हाँ ठीक है, आप लोग भी देखते रहिए इस चीज को। तो ये अब फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस के टर्म में मिला है। तो अब हम लोग क्या लेंगे, जो किस कंसेप्ट पे वर्क करेंगे, जो कि हमारा आएगा। तो अब देखिए इसी इसी ग्राफ में हम लोग थोड़ा और देख लें कि आखिर इसमें और क्या क्या चेंजिंग होता है, ठीक है। इस पॉइंट पे तो हम लोग देख लिए कि बराबर है, देखो इस पॉइंट पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि इस पॉइंट पे हम लोग को क्या दिखा कि चलिए ठीक है, इस पॉइंट पे तो बराबर आ गया, क्या एक्सएल इक्वल टू एक्सी। तो एक्सी या एक्सएल कब ग्रेटर होगा और कब ये, तो देखो, तो मान लीजिए, तो इस पॉइंट पे हम लोग को क्या मिला है, तो इस पॉइंट पे हम लोग को मिला साहब, ये देखो एक लाइन लेते हैं हम लोग, ये फ्रीक्वेंसी मिला, यही है ना, ये हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग फाइंड कर लेंगे, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी, ये भी एक पॉइंट है, और यहाँ कैपेसिटर और रिएक्टिव दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया इस पॉइंट पे, और इसी पॉइंट पे हम लोग को क्या मिल गया। अब देखो, यदि इस एक्सिस को आगे बढ़ाया जाए, ये देखना जोन बांट के, ये एक जोन हो गया और दूसरा जोन ये हो गया, ये एक जोन और दूसरा जोन ये। अब देखो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ देखो, यहाँ ये सॉरी ये देखना एक्सी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, ये देखो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है यहाँ इस रीजन, इस जोन में, रेड वाले से इधर इस जोन में पूरा, इस जोन यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ में एक्सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी लो कहाँ है, फ्रीक्वेंसी हाई कहाँ है। अब देखो इस जोन में, ये जो जोन दिख रहा है, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम वाला फ्रीक्वेंसी है। मान लो कि ये जीरो है, तो जीरो से एफ आर से एफ, यही है ना। मान लीजिए कि एफ आर के बाद ये क्या है, इन्फिनिटी है, मतलब ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है, और इधर लेस फ्रीक्वेंसी है। तो इस रीजन में अब देखो कि चूंकि एक्सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा है तो एक्सी क्या होगा, कम होगा, और फ्रीक्वेंसी यदि कम है तो एक्सी ज़्यादा होगा, कंपेयर टू XL is directly proportional to frequency when frequency is greater then XL is also greater, and when frequency is lower then XL is lower। अब देखो कंडीशन क्या है,
if frequency is less then XC is greater than XL, and if frequency is higher then XL is greater than XC। तो इस रीजन में जो है, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, इस रीजन में क्या दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी कम है और इस रीजन में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो ये जो रीजन कहलाएगा, ये कहलाएगा XL इज ग्रेटर देन XC, और ये जो रीजन कहलाएगा, ये कहलाएगा XC इज ग्रेटर देन XL। दैट मीन्स इसको हम लोग बोलेंगे कैपेसिटिव और इसको हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव, और ये जो बीच में है ये क्या है बाबू, ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो हम फिर से आपको एक बार ग्राफ बना दें, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा गंदा हो गया, बस आपको समझा रहे थे। देखो ये जो है ना बेसिक कंसेप्ट है रेजोनेंस का, कि सर और मेन इसमें फ्रीक्वेंसी का ही काम है और किसी का काम नहीं है कि क्या होने वाला है। तो एक रीजन क्या हो गया कैपेसिटिव और एक रीजन हो गया इंडक्टिव। कब होगा, जब हमारा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा या कम। तो मान लीजिए एक ग्राफ हम लोग बनाए, ये मान लीजिए ये हमारा फ्रीक्वेंसी का एक्सिस हो, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी, फिर से हम आपको बता रहे हैं ये हमारा एक्स। तो एक्सएल का जो कंपेयर करेंगे तो एक्सएल कैसा होगा, लीनियर, एंड कैपेसिटर कैसा होगा, जस्ट इस डायरेक्शन में। तो यहाँ हम लोग का जो मेन पॉइंट है ये यही पी पॉइंट था, पी पॉइंट पे हम लोग का क्या बनना है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। तो यही एक्सिस पे मान लीजिए, नहीं तो ये जो रीजन है, ये रीजन क्या कहलाएगा, एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज वेरी लेस, या फ्रीक्वेंसी इज लेस देन एफ आर, एंड दिस रीजन इज कॉल्ड XL is greater than XC, that means inductive region। Inductive region कहने का मतलब है कि frequency is greater than FR and frequency is less than FR resonance frequency, and इसको बोलेंगे हम लोग capacitive region। ये क्वेश्चन भी आपको आएगा कि कैपेसिटिव रीजन कब होगा और इंडक्टिव रीजन कब होगा। तो यहीं से आपको देखना है कि ये रीजन कब चेंज होगा और कैसे होगा। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि होना कब है। अब है कि इसको हम लोग इम्पीडेंस डायग्राम, मतलब इम्पीडेंस में कैसे शो करेंगे, या तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो गया। ये तो फ्रीक्वेंसी का बेस पे हम लोग निकाल लिए, तो अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को करना होगा, यहाँ आपको मैं ये भी चीज़ बता दूँ कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो फाइंड होता है बाबू, ये हमारा फाइंड करने के लिए हम लोग लेते हैं इसी कंडीशन को। ये मैं आपको ये बता दिया, आप थोड़ा सा नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट भी है, या मैं लास्ट में नोट्स आपको लिख दूँगा कि इम्पोर्टेंट क्या है और क्या नहीं। ये मैं रेजोनेंस के बारे में आपको चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा स्लो हूँ, लेकिन इसलिए स्लो हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ क्लियरली। तो चूंकि एक्सएल इक्वल टू एक्सी, इक्वेशन 1, चूंकि एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो सो एंड एक्सएल इक्वल टू क्या, ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी। रेजोनेंस है इसलिए इसमें 0 लगा लेना, नोट इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, या आर लगा लेना, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, ठीक है, या ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी अंडर। एक फ्रीक्वेंसी आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।
एंड चूंकि ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट, क्लियर? सो एफ नॉट इक्वल टू, एंड ये इक्वल टू क्या, अंडर रूट एल सी, तो एफ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, यही हमारा क्या है, यहाँ 2 पाई भी होगा, यही हमारा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये याद रखना, ये इस टॉपिक के लिए तो ये अमृत है, वी भी आई। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया हमने। तो अब एफ नॉट इक्वल टू 1/2 पाई, तो एफ नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये बाबू इसको याद रखना, ये बहुत ही आगे जाने वाला ये फॉर्मूला है, ये बहुत यूज होगा आपकी लाइफ में इसका, ठीक। तो अब इसको हम लोग मिटाते हैं। सुन, अब तो इसका काम होने के बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है कि अब इम्पीडेंस डायग्राम, कंक्लूजन भी आएंगे और इम्पीडेंस डायग्राम। हम लोग इसको रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं कि आखिर इसको हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। अब देखो दोनों इक्वल है, दोनों कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा r, z इक्वल टू r। अब देखते हैं हम लोग एक कि इम्पीडेंस इम्पीडेंस कैसे वैरी करता है। तो नाउ इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब देखो इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी क्या है कि मान लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट में एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तो दैट मीन्स दोनों इक्वल हो गया, एंड सो z इक्वल टू r, z इक्वल टू r, तो मीन्स z इक्वल टू r एट कब, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, resonance frequency when you draw graph between, when we draw graph between impedance and frequency, so we put the value of fr, that is resonance frequency. We know that at fr xl equal to xc, okay? And z equal to let me check out the point, that point is fr, let me check, then xl equal to xc, so that at the point of impedance at time z equal to r, that is called resonance frequency, resonance condition. So at that time when fr is less than f, and fr is greater than fr is greater than sorry fr is greater than f, that means two region
are divided. XL is greater than XC and XC is greater than XL. That is called capacitive region. Capacitive region, or that is called inductive. Inductive region. So, it's called impedance diagram. Impedance versus frequency. We draw impedance versus frequency, and that region is called dynamic impedance or dynamic resistance. Dynamic impedance means we put the point P at resonance point and that is Q point. So we find between P and Q the variable impedance or dynamic impedance means changing of impedance, but at point P that Z equal to R, that is resonance. To show that, we discuss about series resonance and series resonance. First, we draw impedance curve. First, we draw reactance curve, and second, we draw impedance curve. So now we find or we obtain the resonance current, maximum or minimum. How to find resonance current, minimum or maximum at series resonance condition? Clear? So sort out that point and find resonance condition. Now find the resonant and current. Resonant current. Clear? So if we check out, mainly we discuss the resonant current, the graphical representation between current and frequency. Resonant current and frequency. That is also divided in three parts. First, inductive part, resonance part, and if it is Z is equal to R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर यदि ले लें अंडर रूट, तो इस समय I इक्वल टू V अपॉन Z होगा. एक ही क्वेश्चन. if circuit will work like a capacitive, that means XC is greater than XL
XL and FR is greater than F. So at that time I equal to V upon ZC. V upon ZC. And if circuit will work like inductive, so then XL is greater than XC and F is greater than FR. At that time I equal to V upon ZL. Clear? So when V upon ZL, here ZL equal to under root R square plus XL whole square. And here ZC equal to R square plus XC square under. Clear? So now check out the three region. एंड तो यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि I equal to Z if circuit at resonance, so that I equal to V upon Z or V upon R. 3I, we find 3I. I is equal to second and ये third. So now check out at resonance condition which I, that is called IC, that is called IL, and that is called resonance current, okay, or resistive current course. So obviously we check out IR is greater than IL or IC, means at resonance we find maximum current. Which types of resonance? Series resonance. At series resonance we find maximum current. So then draw the curve between current and frequency. So now we draw curve between or graph between current and frequency. So first, that is frequency axis and that is current. Clear? So now current will increases at that frequency. Current will increases at that frequency in capacitive region and not decreases at inductive region. And that point we find maximum current, that is resonance frequency. So that हम पहले भी डिस्कस किए हैं ये जो रीजन है ये रीजन कहलाएगा एफ आर इज ग्रेटर देन एफ एंड एफ इज ग्रेटर देन एफ आर. ठीक है? At that time current equal to V upon R. At that region decreasing and increasing, I equal to V upon ZC, that is capacitive, and it is inductive. Inductive just current अपोज करता है. I equal to V upon ZL. Resonance. That is called maximum current. We find maximum current.
we find maximum current. Lower frequency, lower half frequency, lower half frequency, upper half frequency, upper half frequency. So now we conclude at series resonance. Note important point here. Okay. We find maximum current at series resonance. Second, if current is maximum, then impedance will minimum. याद रखना बाबू, at frequency is equal to 1 upon 2 pi under root LC. Under root LC. That is overall resonance. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है, सेकंड क्वेश्चन ये हो सकता है, थर्ड क्वेश्चन ये हो सकता है, ये ओवरऑल रेजोनेंस। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के और आगे जो पार्ट है उसके बारे में। तब तक के लिए आज का थैंक यू, और रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाइएगा अपना, मैं आपको कंटिन्यू बताऊंगा।